आज हम शुरू करने जा रहे हैं संघीय कार्यपालिका। संघीय कार्यपालिका में हम शुरू करने जा रहे हैं मंत्रिपरिषद। वैसे तो भारतीय संविधान द्वारा जो समस्त कार्यपालिका शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित मानी गई है, लेकिन राष्ट्रपति एक संवैधानिक शासन मात्र है, इसलिए वास्तविक रूप में कार्यपालिका की ये समस्त जो शक्ति है या सत्ता है वो मंत्रिपरिषद में निहित है। राष्ट्रपति के नाम पर मंत्रिपरिषद ही शासन की समस्त शक्तियों का उपयोग करता है। संविधान के अनुच्छेद 74 में उल्लेख है कि राष्ट्रपति को उनके कार्यों के संपादन में सहायता एवं परामर्श देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधानमंत्री होगा। संसदात्मक शासन या मंत्रिमंडलात्मक शासन की कुछ विशेषताएं हैं, जैसे कि मंत्रिमंडलात्मक शासन व्यवस्था के कार्य करने के लिए कुछ सर्वमान्य सिद्धांत हैं जिनका पालन भारतीय शासन व्यवस्था में किया गया है। पहला है एक नाम मात्र के कार्यपालिका प्रधान की व्यवस्था। दूसरा है व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में अभिन्न संबंध। तीसरा है मंत्रिपरिषद की राजनीतिक एकता। चौथा है मंत्रिपरिषद का संसद के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व। पांचवा है समस्त शासन व्यवस्था पर प्रधानमंत्री का नेतृत्व। छठा है मंत्रिमंडल के कार्यों की गोपनीयता। ये है संसदात्मक शासन या मंत्रिमंडलीय जो शासन है उसकी विशेषता। अब हम देखते हैं कि मंत्रिपरिषद का गठन कैसे होता है। भारतीय संविधान में प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा स्थिति के संबंध में बहुत कुछ उल्लेख किया गया है और अधिकांश में इस प्रकार की व्यवस्था परंपराओं पर छोड़ दी गई है। मंत्रिपरिषद में एक प्रधानमंत्री तथा विभिन्न श्रेणियों के मंत्री होंगे। मूल संविधान द्वारा मंत्रियों की संख्या निश्चित नहीं की गई, लेकिन 91 संवैधानिक संशोधन 2003 के आधार पर व्यवस्था की गई है कि प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती। संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार मंत्रिपरिषद की रचना या उसके गठन के लिए निम्न बातों को सम्मिलित किया गया है। जैसे पहला, प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। दूसरा, मंत्रीगण राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहेंगे। तीसरा, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे। चौथा, प्रत्येक मंत्री को अपने पद धारण करने से पूर्व राष्ट्रपति के सामने अपने पद और गोपनीयता की शपथ लेनी होगी। यदि कोई मंत्री अपना पद धारण करने के 6 माह तक संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं बन सका तो उसे मंत्रिपरिषद से त्यागपत्र देना होगा। मंत्रियों को वह सब वेतन और भत्ते प्राप्त होंगे जो समय समय पर संसद विधि द्वारा निर्धारित किए जाएंगे। मंत्रिपरिषद के जो गठन है उसके संबंध में केवल कुछ औपचारिक व्यवस्था ही है और इन औपचारिक व्यवस्थाओं से ये पता चलता है कि मंत्रिपरिषद का गठन किस प्रकार होता है। व्यवहार में मंत्रिपरिषद का गठन एक बहुत अधिक कठिन तथा जटिल प्रक्रिया है। इसमें अनेक बातों को ध्यान में रखना होता है। मंत्रियों को चुनते समय शासन दल में विभिन्न सदस्यों की स्थिति, राष्ट्र के विभिन्न समुदाय तथा भौगोलिक क्षेत्र को प्रतिनिधित्व, संसद में दोनों सदनों को उचित प्रतिनिधित्व और विभिन्न अवस्था वाले और विभिन्न वर्गों को प्रतिनिधित्व प्रदान करने पर विचार करना होता है। अब हम मंत्रिपरिषद के गठन के बाद देखते हैं कि मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल क्या एक ही है। इनमें कुछ अंतर है। जैसे हम चर्चा करते हैं कि मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल को एक ही संस्था मान लेते हैं, लेकिन इन दोनों में काफ़ी अंतर है। मंत्रिपरिषद में राजनीतिक कार्यपालिका के सभी सदस्य सामान्यतः 50 से लेकर 75 तक सदस्य होते हैं। इस कारण ये एक बड़ी संस्था है। इस मंत्रिपरिषद में 5 स्तर के सदस्य होते हैं, जिनमें से केवल जो प्रथम स्तर के सदस्यों को ही सामूहिक रूप से कैबिनेट अथवा मंत्रिमंडल कहा जाता है। मंत्रिपरिषद में निम्न 5 तरह के जो
मंत्री हैं वो होते हैं। पहला, जैसे मंत्रिपरिषद के जो प्रथम स्तर के सदस्य हैं वो मंत्री कहलाते हैं और ये मंत्रिमंडल अथवा कैबिनेट के सदस्य होते हैं। भारत में इनकी सदस्य संख्या विभिन्न समय पर 12 से लेकर 32 तक रही। साधारणतः ये मंत्री किसी न किसी प्रमुख विभाग के अध्यक्ष होते हैं। दूसरा, कुछ ऐसे मंत्री होते हैं जो मंत्रिमंडलीय स्तर के मंत्री होते हुए भी कैबिनेट के सदस्य नहीं होते। वे मंत्री भी विभाग के अध्यक्ष होते हैं और उन्हें मंत्रिमंडल के सदस्यों के सामने सम्मान वेतन मिलता है, किंतु मंत्रिमंडल की बैठकों में इनके द्वारा अधिकार के रूप में नहीं वरन प्रधानमंत्री द्वारा आमंत्रित किए जाने पर ही भाग लिया जाता है। तीसरी श्रेणी में राज्य मंत्री आते हैं, जिनकी स्थिति पूर्व मंत्री तथा उप मंत्री के बीच की होती है। ये विशेष महत्वपूर्ण विभाग से संबंध रखते हैं और कभी कभी इनके द्वारा विभागों के स्वतंत्र प्रधान के रूप में भी कार्य किया जाता है। प्रधानमंत्री द्वारा इस श्रेणी के मंत्रियों को मंत्रिमंडल की उन बैठकों में आमंत्रित किया जा सकता है जबकि उसके विभाग से संबंधित प्रश्न मंत्रिमंडल के विचाराधीन होते हैं। चौथे, राज्य मंत्री के बाद उप मंत्री की श्रेणी आती है, जो श्रेष्ठ मंत्री के अधीन रहते हुए उस मंत्री की सहायता करते हैं। पांचवें, उप मंत्री से नीचे के स्तर में संसदीय सचिव होते हैं। ये विभागीय मंत्रियों को प्रशासनिक तथा विभिन्न रूप से संसदीय कार्यों के संबंध में सहायता पहुंचाते हैं। इन 5 श्रेणियों में मंत्रियों को सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद के नाम से संबोधित किया जाता है। इस प्रकार मंत्रिपरिषद एक वृहत संस्था है। इसमें सभी श्रेणियों के मंत्री सम्मिलित रहते हैं, लेकिन मंत्रिमंडल या जैसे कैबिनेट मंत्रिपरिषद के अंतर्गत एक छोटा सा समूह होता है जिसमें सिर्फ प्रथम श्रेणी के मंत्री ही होते हैं, जो विभागों के प्रधान होते हैं और जिनके द्वारा सामूहिक रूप से प्रशासनिक नीति का निर्धारण किया जाता है। इस प्रकार मंत्रिमंडल का प्रत्येक सदस्य मंत्रिपरिषद का सदस्य होता है, लेकिन मंत्रिमंडल एक ऐसी संगठित इकाई है जिसके सदस्य मंत्रिपरिषद के केवल कुछ ही लोग होते हैं। इस प्रकार मंत्रिमंडल या कैबिनेट मंत्रिपरिषद का भीतरी चक्र है। यह मंत्रिपरिषद की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण आंतरिक समिति के रूप में होता है। अब हम देखते हैं कि मंत्रिमंडल की जो शक्तियां या कार्य, पहला है राष्ट्रीय नीति का निर्धारण करना। मंत्रिमंडल का सबसे अधिक महत्वपूर्ण कार्य राष्ट्रीय नीति का निर्धारण करना है। मंत्रिमंडल ये निश्चित करता है कि आंतरिक क्षेत्र में प्रशासन के विभिन्न विभागों के द्वारा और वैदेशिक क्षेत्र में दूसरे देशों के साथ संबंध के विषय में किस प्रकार की नीति अपनाई जाएगी। मंत्रिमंडल के द्वारा नीति निर्धारण कर चुकने के बाद संबंधित विभाग के द्वारा इस नीति के आधार पर विभिन्न विधेयक संसद में प्रस्तुत किए जाते हैं। इस प्रकार कानून निर्माण का कार्य बहुत कुछ सीमा तक मंत्रिमंडल की इच्छा अनुसार ही होता है। प्रशासनिक नियमों का निर्धारण भी मंत्रिमंडल ही करता है। आंक का ये कथन भारतीय मंत्रिमंडल पर लागू होता है कि कैबिनेट के मंत्री लोग नीति निर्धारण करते हैं, विनिश्चय करते हैं और प्रत्येक ऐसे आवश्यक विषय पर विधेयक का प्रारूप तैयार करते हैं जिन्हें वे विधि रूप में पास करना चाहते हैं। दूसरा, राष्ट्रीय कार्यपालिका पर सर्वोच्च नियंत्रण। सैद्धांतिक दृष्टि से भारत संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति के हाथों में होती है, लेकिन व्यवहार में इस प्रकार की समस्त कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग मंत्रिमंडल के द्वारा ही होता है। मंत्रिमंडल के विभिन्न विभागों के अध्यक्ष होते हैं और वे अपने विभागों का संचालन करते हैं और उनके कार्यों की देखभाल करते हैं। मंत्रिमंडल ही सरकार की नीति को क्रियान्वित करने के उद्देश्य से विभिन्न विभागों को एक सूत्र में बांधता है। व्यवहारतः राष्ट्रपति के अधिकारों का प्रयोग मंत्रिमंडल ही करता है, इसलिए युद्ध, शांति या वैदेशिक नीति से संबंधित प्रश्नों का निर्णय करता है। इस प्रकार मंत्रिमंडल देश की सर्वोच्च कार्यपालिका तथा राष्ट्रीय नीति का निर्देशक होता है। अध्यादेश तथा पद्धति व्यवस्थापन के कारण मंत्रिमंडल के अधिकार और भी बढ़ गए हैं। अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त है, लेकिन व्यवहार में इसका प्रयोग मंत्रिमंडल ही करता है। मंत्रिमंडल का समन्वयकारी कार्य। प्रशासनिक सुविधा के लिए सरकार के विभिन्न विभागों में
विभाजन होने पर भी सरकार में एक प्रकार की आंगिक एकता पाई जाती है और सुशासन के लिए प्रशासन के विभिन्न विभागों में समन्वय आवश्यक होता है। विभिन्न विभागों में इस प्रकार का समन्वय स्थापित करने का कार्य मंत्रिमंडल के द्वारा किया जाता है और मंत्रिमंडल समस्त विभागों में नीति संबंधी समन्वय स्थापित करता है और इस बात का प्रयत्न करता है कि मंत्रिमंडल के समस्त विभागों में नीति व अधिकार क्षेत्र संबंधी विवाद उत्पन्न न हो तथा उनके द्वारा परस्पर सहयोग किया जाए। विभिन्न विभागों के कार्यों में समन्वय स्थापित करने के लिए ही वर्तमान समय में मंत्रिमंडलीय समितियों की स्थापना की गई है। वित्तीय कार्य। देश की आर्थिक नीति निर्धारित करने का उत्तरदायित्व भी मंत्रिपरिषद का ही होता है। इस हेतु उनके द्वारा प्रत्येक वर्ष संसद के सामने देश के सम्मिलित आय व्यय का ब्यौरा बजट प्रस्तुत किया जाता है। बजट मंत्रिमंडल द्वारा निर्धारित नीति के आधार पर वित्त मंत्री तैयार करता है और वही उसे लोकसभा में प्रस्तुत करता है। अन्य वित्त विधेयक को भी मंत्रिमंडल ही लोकसभा में प्रस्तुत करता है। वैदेशिक संबंधों पर नियंत्रण। कैबिनेट के द्वारा ही देश के वैदेशिक संबंधों पर नियंत्रण रखा जाता है। वैदेशिक राज्यों के अध्यक्षों या सरकारों के साथ समस्त वार्ताओं का संचालन प्रधानमंत्री या विदेश मंत्री या प्रधानमंत्री के किसी अन्य प्रतिनिधि द्वारा किया जाता है और जब इस वार्ता के परिणाम स्वरूप कोई संधि या समझौता हो जाता है तो संसद को उसके संबंध में सूचना दे दी जाती है और यदि आवश्यक हुई तो संसद से उसकी स्वीकृति प्राप्त कर ली जाती है। वैदेशिक संबंधों के संचालन में संसद की भूमिका बहुत ही गौण होती है। इसका परिणाम यह है कि 1971 में सोवियत संघ के साथ मंत्री संधि से पूर्व लगभग 2 वर्षों से बातचीत चल रही थी, लेकिन संसद को इस संबंध में तभी सूचना मिली जबकि अगस्त 1971 में संधि पर हस्ताक्षर हो गए। कई बार सरकार विदेशों के साथ गुप्त संधियां और समझौते करती है और संसद को इस संबंध में सूचना भी नहीं दी जाती। वैदेशिक संबंधों के संचालन में गुप्तता की आवश्यकता होती है। इस कारण ये कार्य कैबिनेट के द्वारा ही किया जा सकता है, संसद के द्वारा नहीं। नियुक्ति संबंधी कार्य। संविधान के द्वारा राष्ट्रपति को जिन पदाधिकारियों को नियुक्त करने की शक्ति प्रदान की गई है, व्यवहार में इन पदाधिकारियों की नियुक्ति मंत्रिमंडल द्वारा ही की जाती है। मंत्रिमंडल के परामर्श से ही संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य नियुक्त किए जाते हैं। राज्यों के राज्यपाल, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, महाअधिवक्ता, महालेखा परीक्षक और सेना के सेनापतियों की नियुक्ति मंत्रिमंडल के परामर्श से की जाती है। वास्तव में मंत्रिमंडल बहुत अधिक शक्तिशाली होता है और देश की समस्त राजनीतिक तथा प्रशासनिक व्यवस्था पर उसका अधिकार होता है। मंत्रिमंडल की बैठकें प्रधानमंत्री की इच्छा अनुसार होती है और प्रधानमंत्री के द्वारा ही इन बैठकों का कार्यक्रम निश्चित किया जाता है। साधारणतः मंत्रिमंडल की बैठक सप्ताह में एक बार होती है, लेकिन विशेष परिस्थितियों में सप्ताह में एक बार से अधिक ऐसी बैठकें हो सकती है। इन बैठकों में सभापतित्व का स्थान प्रधानमंत्री द्वारा ग्रहण किया जाता है। बैठकों की समस्त कार्रवाई गुप्त रखी जाती है। मंत्रिमंडल की बैठकों में जो कुछ निर्णय लिया जाता है वे मंत्रिमंडल के समस्त सदस्यों के लिए अनिवार्य रूप से मान्य होता है। मंत्रिमंडल का कोई भी सदस्य त्यागपत्र देकर इन निर्णयों का विरोध कर सकता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।